Vande Mataram, dear students. Today we will see the first part of Unit 3 of English subject of Standard 8. And the first part is about the story Glimpses of the Past यानी इतिहास की कुछ झलके। तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? इस वीडियो में यूनिट 3 का फर्स्ट भाग देखेंगे और उस फर्स्ट भाग में अपने स्टोरी देखेंगे ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट यानी इतिहास के बारे में कुछ झलकें देख लेंगे। ओके, सो शैल वी स्टार्ट दिस स्टोरी? ओके, बिफोर यू रीड, here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the conditions that led to the event known as the First War of Independence in 1857. तब क्या कह रहे हैं कि अपने इस लेसन को चालू करें उससे पहले यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ अपने को पिक्चर के द्वारा इतिहास की कुछ झलकें दिखा रखी है जो अपने कंट्री में 1757 से लेके 1857 तक के बीच के दरमियान तक जो इवेंट हुई थी, जो इतिहास में हुआ था वो सारा यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे वो सारा किसके थ्रू दिया हुआ है? पिक्चर्स और स्पीच बबल्स के द्वारा, जो अपने को आसान कर देगा समझने के लिए कि क्या हुआ था और उसे क्या कहते हैं? पहला वार, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857 भी कह सकते हैं। तो पहला युद्ध स्वतंत्रता के लिए जो 1857 में हुआ था उसके बारे में। तो देखो ये औरत है, ये जो बोल रही है वो किसके थ्रू दिखाया हुआ है? स्पीच बबल के थ्रू। तो इसे स्पीच बबल कहते हैं। और यहाँ पे देखो सारे बैठे पिक्चर्स दिखा रखे, तो ऐसे ही इस लेसन में अपने को दिखाएंगे स्पीच बबल और किसके थ्रू? पिक्चर्स के थ्रू। ओके, तो चलो पहला क्या है? दी मार्टियर्स। तो मार्टियर्स के बारे में है। एज अ फंक्शन इन दिल्ली में एक फंक्शन हो रहा है, तो उसके बारे में, फंक्शन यानी समारोह है। तो वहाँ पे ये लेडी क्या बोलती है? ओह माई कंट्री मैन, लेट योर आईज फिल विथ टीयर्स as you recall the sacrifices of Indian martyrs। तो अब क्या कह रहे हैं कि ये लेडी है वो कह रही है कि मेरे देशवासियों, चलो अब अपनी आंखें आंसू से थोड़ी भर ले और जैसे कि हम अपने को याद करेंगे जो अपने इंडिया के शहीद हुए थे, शहीदों के बारे में जो उन्होंने त्याग दिया है इंडिया के लिए, वो याद करके थोड़े आंसू भर लेते हैं आंखों में। देखो कौन कौन है? तो ये सारे शहीद हो गए थे इंडिया के लिए। भगत सिंह है, गांधी जी है, लोकमान्य तिलक है, झांसी की रानी है, फिर जवाहरलाल नेहरू है, सुभाष चंद्र बोस है ना? तो ये सारे क्या थे? मार्टियर्स यानी शहीद थे, अपने इंडिया के लिए शहीद हो गए थे। अब सेकंड क्या है? द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट 1757 to 1849 यानी कंपनी की विजय जब हुई थी, कब हुई थी? 1757 से लेके 1849, कॉन्क्वेस्ट यानी विजय होना। तो यहाँ पे क्या होता है अब? विथ इट्स सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी was extending its power in 18th century इंडिया। तो अब क्या कह रहे हैं कि बहुत उसके अधिक आधुनिक जो हथियार थे उसके द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो इंडिया में 18th सेंचुरी में अपनी जो भी ताकत थी, पावर थी, वो विस्तृत कर रही थी। कब? 18th सेंचुरी में। कहाँ पे? इंडिया में। इंडियन प्रिंसेस वेर शॉर्ट साइटेड।
तो वो दूरदर्शी नहीं थे, अदूरदर्शी थे, वो दूर का नहीं देख सकते थे। दैट्स अपस्टार्ट राजा बा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। तो अब क्या कह रहे हैं? अपस्टार्ट, अपस्टार्ट यानी क्या कहते हैं कि जो कल का नवाब होता है तो उसे बुला रहे हैं राजा बा, कल का नवाब सारे अंग्रेज व्यापारियों, यहाँ पे मर्चेंट, मर्चेंट यानी क्या होता है? व्यापारियों को बुलाओ, वो अपने को इन लोगों को हराने में मदद करेंगे। ओके, द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट। तो यहाँ की जो भी प्रजा थी उनको सुख शांति तो मिल ही नहीं रही थी। क्यों? क्योंकि लगातार युद्ध पे युद्ध और लड़ाई पे लड़ाई छिड़ी हुई थी। The rivalries helped the East India Company and it could easily subdue Indian princes one by one। तो अब क्या कह रहे हैं कि राइवलरीज यानी क्या होते हैं? प्रतिद्वंदित। तो वो किसकी मदद कर रहे थे? सारे ईस्ट इंडिया कंपनी की। और वो आसानी से, बहुत आसानी से सबड्यू यानी वश में करना, वो इंडिया के भारतीय जो राजा थे उनको बहुत आसानी से एक के बाद वश में कर रहे थे। A far-seeing ruler like the brave Tipu of Mysore fought the British till he died fighting। तो एक बहुत दूर तक जो देख सके वैसा शासक, दूरदृष्टि शासक जैसे कि टीपू ऑफ मैसूर था, उसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी थी। वो तब तक लड़ते रहे जब तक वो मर नहीं गए। तो ये कौन है? टीपू ऑफ मैसूर। Thank God, there is peace in the country now. No more wars and no looting of thugs। तो thugs यानी क्या होता है? ठगी कहते हैं अपने हिंदी को, राइट? यानी धोखा देना। तो अब ये इंसान क्या कह रहा है कि थैंक गॉड, अब अपने कंट्री में शांति है, अपने देश में शांति है, ना ही कोई लड़ाई हो रही है और ना ही कोई अपने को धोखा दे के लूट रहे हैं। इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश। फिर ये इंसान है वो क्या कह रहा है कि ये तो भगवान है जिसने अंग्रेजों को भेजा है। आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम, अपना भविष्य उनके साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे ये इंसान कहते हैं। हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दिस कॉन्क्वेस्ट? तो इस विजय पर इंडियंस यानी भारतीयों ने कैसे रिएक्ट किया था? तो देखो यहाँ पे कैसे कर रहे हैं? द वाइट मैन हैज किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग्स। तो अब क्या कह रहे हैं? डिथ्रोन्ड यानी गद्दी से हटा देना। तो अंग्रेजों के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं। ये इंसान है वो कह रहा है कि अंग्रेजों ने अपने राजा को या तो मार डाला है या गद्दी से हटा दिया है। फिर ये कहते हैं सम किंग्स वेर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वेर ऑफ दिस लैंड। तो ये कह रहे हैं कि सारे राजा तो अच्छे नहीं थे, पर कोई तो पर फिर भी वो तो अपने ही धरती के थे ना। फिर ये कहते हैं कि नाउ वी हैव बिकेम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स। तो अब क्या कह रहे हैं कि हम विदेशियों के, फॉरेनर्स यानी विदेशियों के गुलाम बन गए हैं, यानी स्लेव्स बन गए हैं। अब आगे थर्ड नंबर क्या है? तो ब्रिटिश रूल। वो कब से कब था? 1765 से लेके 1836 तक अंग्रेजों का शासन वो था। ओके, रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिजेस। तो जो धार्मिक नेता थे वो क्या कर रहे थे? प्रचार कर रहे थे अपने विचारों के बारे में। कैसे विचार थे? जैसे कि अछूत, अनटचेबिलिटी और बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज, तो इनके बारे में वो लोग प्रचार कर रहे थे। देखो ये धार्मिक नेता है, वो प्रचार कर रहा है सबको। एनीवन हु क्रॉसेस द सी लॉसेस हिज रिलीजन। तो ये क्या कह रहे हैं लोगों को कि कोई भी जो समुद्र को पार करेगा वो अपना धर्म खो डालेगा, वो गुमा डालेगा। ये क्या कहता है?
ऑल द मिsery इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन। तो अब ये क्या कह रहे हैं, मिसरी यानी कष्ट, कि इस दुनिया में जो भी कष्ट है वो औरतों की वजह से ही है। The truth was that Indians had lost self-respect. The British scorned them. तो अब क्या है, सत्य बात क्या है, सही बात यह है कि भारतीयों ने अपना आत्मसम्मान खो डाला था और ब्रिटिश थे वो लोग क्या कर रहे थे, अपमानित कर रहे थे, अंग्रेज इनको अपमानित कर रहे थे। द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी। तो क्या कह रहे हैं कि नेटिव्स यानी यहाँ के जो मूल निवासी है उन पे अपने जरा भी विश्वास नहीं कर सकते हैं और वो असमर्थ है। यहाँ पे क्या है, इनकेपेबल यानी असमर्थ है ईमानदार हो ऐसे। ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। फिर ये देखो, ये यहाँ का अपना भारतीय है वो आके क्या कहता है कि सही बात है आका, पर मैं ईमानदार हूँ। ये ऐसे किसको कह रहा है, अंग्रेजों को। बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश wanted quick profits. Their heavy taxes forced farmers to abandon their fields. The abandon यानी क्या कहते हैं, छोड़ देना। तो व्यापारी होते हुए अंग्रेज क्या करना चाहते थे कि जल्दी जल्दी नफा लेना चाहते थे, इसलिए उन लोगों ने क्या किया, बहुत ही ज़्यादा कर लगाने लगे खेडूतों के ऊपर, यानी कर यानी टैक्सेस वो लगाने लगे, जिनके कारण खेडूतों को अपने खेत थे वो छोड़ देने पड़े। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप। फिर ये क्या कह रहे हैं कि आपके लोग तो हमारे सारी फसल ले जा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं यू आर स्टिल इन एरियर्स, इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। तो अब ये अंग्रेज कह रहे हैं कि तुम अभी भी किस में हो, तो तुम अभी भी एरियर्स यानी क्या होता है, बकाया में हो। तो अगर तुम अगले हफ्ते भी नहीं भरोगे तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा, ऐसे अंग्रेज इसको कह रहा है भारतीय को। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेस्टेड अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट। तो अब क्या कर रहे थे, फिर भी अंग्रेजों ने नए नए तरीके आविष्कार किए जिसके कारण उनको ज़्यादा नफ़े मिल रहे थे। The goods manufactured in England should not have any import duty when brought into India. तो अब इन लोगों ने नया रूल क्या निकाला था कि जो माल सामान गुड्स यानी माल सामान इंग्लैंड में बन रहे थे उनको जब इंडिया में ला रहे थे, भारत में ला रहे थे, तब कोई भी इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए। इम्पोर्ट ड्यूटी यानी आयात शुल्क नहीं लगना चाहिए, ऐसे ये भाई है वो सुझाव दे रहे हैं। और ये बाकी के दो है वो क्या कह रहे हैं, अच्छी बात है, अ गुड आइडिया, तो सही है। फिर कह रहे हैं द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉ बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्री। क्रिपल यानी क्या होता है, बिगाड़ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी नीति नियम थे, कानून बन रहे थे, वो क्या कर रहे थे, इंडियन भारतीय इंडस्ट्रीज को बिगाड़ रहे थे क्योंकि उनके अलग अलग कानून थे। Inevitably, famines followed. Between 1822 and 1836, 15 lakh Indians died of starvation. तो अब क्या कह रहे हैं कि inevitably उसी तरह famines यानी अकाल आ गया, इसी तरह अकाल आ गया अनिवार्य रूप से, इनेविटेबली यानी अनिवार्य रूप से अकाल आ गया। और 1822 से लेके 1836 के बीच में 15 लाख भारतीय भूखमरी के कारण मर गए थे। द ब्रिटिश पॉलिसीज ruined द एक्सपर्ट आर्टिशंस एंड देयर बिजनेस। तो अब क्या कह रहे हैं कि अंग्रेजों के नीति थे, जो पॉलिसीज थी, वो क्या कर रहे थे
कि विशेष शिल्पकार जो थे, एक्सपर्ट आर्टिशियन, विशेष शिल्पकार थे, उनको बर्बाद कर रहे थे, है ना। अब नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या है, 4th नंबर है राम मोहन रॉय, 1772 से लेके 1833 तक का। तो राम मोहन रॉय कौन है, अ लर्नड मैन फ्रॉम बंगाल अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री। तो राम मोहन रॉय एक शिक्षित इंसान थे, वो पढ़े हुए थे, जो बंगाल से थे, और उनको पता चल गया था कि अपने देश में क्या गलत हो रहा था। Let us not despise ourselves. Our ancient culture is great and we are capable of great achievements. We must first reform our society. Superstitious have been ruining us. तो अब ये क्या कह रहे हैं राम मोहन रॉय कि चलो अब अपने एक दूसरे के साथ कुछ अलग लड़ते झगड़ते नहीं है, ध्रुना नहीं करते हैं एक दूसरे से, तो नफरत या अपने कहते हैं जेलसी वैसे नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि अपने एंशियंट कल्चर यानी प्राचीन संस्कृति है वो बहुत ही बड़ी है और हम इतने कैपेबल है कि हम बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले अपने को क्या करना है, अपने को अपनी सोसाइटी में सुधार लाना होगा और जो भी सुपरस्टिशियस यानी अंधविश्वास है वो अपने को जो क्या कर रहे हैं, अपने को बर्बाद कर रहे हैं, अपने को ऐसे ही हावी कर रहे हैं, उनको निकालना होगा, राइट। अब क्या कह रहे हैं, ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, उसने उसकी पत्नी उमा को कहा, cows are of different colors but the color of their milk is the same. Different teachers have different opinions but the essence of every religion is the same. तो अब क्या कह रहे हैं कि हर गाय का रंग तो अलग अलग होता है पर वो जो दूध देती है उसका कलर एक ही होता है, कैसा, सफ़ेद रंग, है ना। तो उसी तरह हर टीचर यानी शिक्षक जो होता है उनकी अलग अलग राय होती है, ओपिनियन यानी राय होती है, पर उनका जो सार, एसेंस, जो सार होता है हर धर्म के बारे में वो एक ही होता है। He was attracted by the science and modern knowledge. तो वो किसके तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, वैज्ञानिक और आधुनिक ज्ञान की तरफ वो अट्रैक्ट हो रहे थे। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। अब वो क्या कह रहे हैं कि ज्ञान है वो व्यवहारिक और कैसा, वैज्ञानिक होना चाहिए, प्रैक्टिकल यानी व्यवहारिक और साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक। तो वो कह रहे हैं कि ज्ञान है वो व्यवहारिक और वैज्ञानिक होने चाहिए। He crossed the sea and went to England to see what made the British powerful. There he told them. तो वो उसने क्या किया, उसने समुद्र को पार किया और फिर वो इंग्लैंड गया वो देखने के लिए कि अंग्रेजों को वो कौन सी चीज़ है जो इतना ताकतवर बना रही है। फिर उसने वहाँ पे कहा, We accept you as rulers and you must accept us as subjects. But you must remember the responsibility a ruler owes to his subject. तो अब ये राम मोहन रॉय है वो वहाँ पे जाके क्या कहता है कि हम आपको शासक की तरह अपनाते हैं और आप हमको अपनी प्रजा की तरह अपनाओ, पर एक बात याद रखो कि जो शासक की जिम्मेदारी होती है उनके किन की तरफ, तो उनकी प्रजा की तरफ वो आपको याद रहनी चाहिए। He started newspaper but the suspicious British stopped them in 1823. तो उसने क्या किया, उसने न्यूज़पेपर चालू किए थे पर जो भी संदेहजनक अंग्रेज थे उन लोगों ने उसको भी बंद कर दिया 1823 में। अब 5th वन, तो 5th वन क्या है, ऑपरेशन। तो 1765 से लेके 1835 तक, यानी अब क्या कौन सा दौर आ गया,
1765 से लेके 1835 तक का, उसमें क्या था, ऑपरेशन था. बट द ब्रिटिश कंटिन्यूड टू ऑपरेस इंडियंस. इन 1818 they had passed regulation 3. Under E10 Indian could be jailed without a trial in the court. तो ऑपरेस यानी क्या होता है, ऑपरेशन यानी जुल्म करना. तो अब क्या हुआ कि पर अंग्रेजों ने जुल्म करना भारतीयों पे तो चालू ही रखा था. और 1818 में उन लोगों ने नया रूल निकाला था, रेगुलेशन 3. इसके अंदर कोई भी भारतीय है वो ट्रायल यानी परीक्षण किए बिना जेल कोर्ट में उसका परीक्षण किए बिना ही उसको जेल भेज सकते हैं. All the time, British officers in India drew big salaries and also made fortunes in private business. तो हर बार अंग्रेज ऑफिसर जो थे वो उन लोगों ने भारत से बहुत ही सारी सैलरीज ली थी, पगार लिया था, और अपना भाग्य फॉर्च्यून्स यानी अपना भाग्य और निजी बिजनेस था जो वो उन लोगों ने भी बना लिया था. By 1829, Britain was exporting British goods worth 7 crore rupees to India. यानी 1829 में ब्रिटेन था वो इंडिया में ब्रिटिश गुड्स दे रहा था. कितने रुपए के, तो 7 करोड़ रुपए के गुड्स इंडिया में दे रहा था. गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम. तो अब कौन आया है, गवर्नर जनरल बेंटिक है, वो वापस घर आ गए हैं. द ब्रिटिश प्रोपोज्ड prospered on the company's loot while Indian industries began to dry. तो अब क्या कह रहे कि अंग्रेज थे वो कंपनी के द्वारा लूट कर के वो समृद्ध हो रहे थे और इंडियन इंडस्ट्रीज है वो सारे मर रहे थे यानी बंद होने लगे थे. The bones of cotton weavers are bleaching the plains of India. तो अब क्या कह रहे हैं, वीवर्स यानी बुनकरों, और ब्लीचिंग यानी विरंजन करना, और प्लेन्स यानी मैदाने. तो जो भी कॉटन बुनकरों की हड्डियाँ थी वो क्या कर रही थी, इंडिया के भारत के मैदानों में विरंजन कर रही थी. अब 6th वन, डिससेटिस्फैक्शन. वो कौन से दौर का था, 1835 से लेके 1856 तक का, यानी कुछ भी सेटिस्फाई नहीं होना. तो क्या कह रहे हैं, एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन पर्शियन एंड संस्कृत. इन 1835 एन इंग्लिशमैन नेम्ड मैकली सजेस्टेड अ चेंज. तो अपने भारत में जो भी शिक्षा थी वो कौन सी भाषा में थी, पर्शियन और संस्कृत में. और 1835 में एक अंग्रेज जिसका नाम मैकॉली था उसने क्या किया, सुझाव किया एक बदलाव के लिए. वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज. तो अब ये मैकॉली क्या कह रहा है कि अपने को भारतीयों को यहाँ के देश के निवासी है जो उनको अंग्रेजी भाषा सिखानी चाहिए. तो ये कह रहा है मैं भी एग्री करता हूँ, मैं भी वो बात मानता हूँ. English education produced clerks to whom the British gave petty jobs under them. Incidentally, it also produced a new generation of intellectuals. तो अब क्या कह रहे हैं कि इंग्लिश शिक्षा देने के बाद अब ब्रिटिश सरकार, अंग्रेज सरकार ने क्या किया था कि अपने अंडर में कैसी जॉब दी थी, तो पट्टा वाला है, क्लार्क्स है, जो तुच्छ लेवल की थी, छोटे छोटे लेवल्स की तुच्छ नौकरियां थी, वो अपने अंडर में भारतीयों को दी थी. और इसके कारण क्या हुआ था, एक नए बुद्धिजीवों का आगमन हुआ था. वी मस्ट एजुकेट अवर ब्रदर्स. तो ये क्या कह रहा है कि अपने अपने भाइयों को शिक्षित करना चाहिए. एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटीरियल कंडीशंस. और उनकी भौतिक स्थिति भी सुधारनी चाहिए, ऐसे ये कह रहे हैं. मटीरियल कंडीशन यानी भौतिक स्थिति. तो ये कह रहे हैं
For that we must convey our grievance to the British Parliament. तो ग्रेवियंस यानी शिकायतें और पार्लियामेंट यानी सरकार। तो वो ये ऐसा कह रहे कि इसके लिए अपने को अपनी जो भी शिकायतें हो वो अंग्रेज सरकार को बतानी चाहिए। By 1856 the British had conquered the whole of India. तो 1856 के तक के अंग्रेजों ने पूरे इंडिया में विजयी हो गए थे वो लोग। They cared little about the needs of Indians. वो भारतीयों के बारे में तो बहुत ही कम सोचते थे। Our kings have become puppets and we have lost our old jobs. तो अब ये इंसान क्या कह रहे हैं कि अपने राजा है वो अंग्रेजों के क्या हो गए, कठपुतलियाँ बन गए हैं और अपनी सारी जो भी पुरानी नौकरियाँ थी वो खो डाली है। और ये कह रहे कि एंड लैंड्स यानी धरती भी। दे आर कन्वर्टिंग अवर ब्रदर्स, ये कह रहे कि वो अपने भाइयों को उनकी तरफ खींच रहे हैं। यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट। अब ये कह रहे हैं कि तुम लोग सिर्फ बातें कर रहे हो, कुछ करो कि उनको यहाँ से बाहर निकाल सके। तो देखो ये जो मैप है इसमें पिंक कलर का जो भी है वो क्या है, तो अंग्रेज यहाँ पे शासक कर रहे थे और ये येलो है वो सारे राज्य है। तो ज़्यादातर कौन सा कलर दिख रहा है, पिंक कलर दिख रहा है ना। तो उसी तरह कह रहे हैं कि अब तक अंग्रेजों ने पूरे भारत पे क्या किया था, कब्जा कर लिया था, शासक बन गए थे वो लोग। अब 7th तो 10 पार्क्स 1855 to 1857। तो अब 1855 से लेके 1857 तक का दौर आ गया। Taxes continued to ruin the peasants. In Bengal, the Santals who had lost their lands under new land rules became desperate. In 1855, they rose in rebellion and massacred Europeans and their supporters alike. तो अब क्या कह रहे हैं कि पीसेंट्स यानी क्या होते हैं, तो कि किसानों को कर थे वो लगातार किसानों को बर्बाद कर रहे थे। और बंगाल में जो संथल थे जिन लोगों ने अपनी ज़मीनें खोद डाली थी नए ज़मीन रूल न्यू लैंड रूल्स के अंदर, वो लोग बहुत बेकरार बन गए थे। डेस्परेट यानी बेकरार बन गए थे। 1855 में वो क्या बन के उभरे, रिबेलियन यानी विद्रोह बनकर उभरे। और उन लोगों ने क्या किया था कि यूरोपियंस और उनके जो भी साथ दे रहे थे उन सबको मारने लगे थे ये सारे। देखो यहाँ पे इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना, ये सारे विद्रोह बन के उभरे हैं और मार रहे हैं सबको। डिसकंटेंट वॉज ब्रूइंग इन ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू। तो अब क्या कह रहे हैं कि असंतुष्टता, डिसकंटेंट यानी असंतुष्टता, वो मदिरा बन रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी में की आर्मी में भी। तो उनको मज़ा नहीं आ रहा था, वो असंतुष्ट हो रहे थे। द वाइट सोल्जर गेट्स ह्यूज पे, मेंशंस टू लिव इन सर्वेंट्स। तो क्या कह रहे हैं कि सफ़ेद सैनिक है उन लोगों को तो बहुत सारी सैलरी मिल रही है और बड़े बड़े मेंशंस मिल रहे हैं उनके नौकरों के साथ रहने के लिए। और ये कह रहे हैं while we get a pittance and slow promotion, और हमको तो बहुत कम मिलता है, बहुत ही थोड़ा दान में मिलता है और बहुत ही कम प्रमोशन हो रहा है। और ये कह रहा है द अंग्रेज asked us to cross the sea which is against our religion. Who is the टोपी वाला to abolish our age old customs? तो क्या कह रहे कि अंग्रेज है वो अपने को समुद्र पार करने के लिए कह रहे हैं, पर अपने ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो अपने धर्म के विरुद्ध होगा। और ये टोपी वाला कौन है जो अपने सारी प्राचीन संस्कृति को छोड़ने के लिए कह रहा है, समाप्त करने के लिए कह रहा है। अब ये कह रहा है वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज। तो ये कह रहा है कि हमें अंग्रेज को निकालना चाहिए। सिपाही मंगल पांडे attacked the adjutant of his regiment and was executed.
तो एडजटेंट यानी बड़े अफसर का मददनीश जो होता है, बड़े ऑफिसर्स होते हैं उनके जो सेक्रेटरी होते हैं, उन पर मंगल पांडे ने अटैक किया था और पूरी रेजिमेंट बनाई थी उसने खुद की। Thousands of other sepoys revolted. They were stripped of their uniforms. तो बहुत हजारों में सिपाही विद्रोह क्रिया में जुड़ गए थे और वो लोग क्या कर रहे थे, उन लोगों ने उनकी यूनिफॉर्म भी छीन ली थी। तो किनकी? अंग्रेजों की। सिपाही अब क्या कह रहे हैं? फ्यू इंग्लिश मैन हैड केयर्ड टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स और द पीपल्स माइंड। बहुत ही कम अंग्रेज थे जो भारतीयों की संस्कृति के बारे में सोच रहे थे, और क्या इंसान सोच रहे हैं उनके बारे में वो लोग सोच रहे थे। ओ प्राउड ब्राह्मीण सोल्जर्स, डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि अरे इतने गर्व से भरे हुए ब्राह्मण सैनिक, क्या तुम लोगों को पता है कि जो गोली पे ग्रीस लगा हुआ होता है जिसको आपको चबाकर निकालनी होती है, वो किससे बनी है? तो ये पूछता है किससे बनी है, तो ये कहता है कि वो गाय और सुअर की चर्बी से बनी हुई है। द वाइट मैन हैज डिसीव्ड अस टू। तो अब ये क्या कह रहा है कि डिसीव्ड यानी धोखा, तो ये कह रहा है कि अंग्रेजों ने अपने को भी धोखा दे दिया है। Soon chapatis were sent from village to village to tell the people that their emperor would want their service. तो फिर जल्दी जल्दी सारे गांवों में चपाती फैलने लगी थी और कह रहे थे कि शासक को अपनी सेवा चाहिए। Yes, all my village men will be ready. अब ये कह रहा है कि मेरे सारे गांव वाले तैयार हैं आपकी मदद करने के लिए। Similarly, lotus flowers circulated among Indian soldiers, dead to the foreigner. तो उसी तरह क्या हो रहा था कि कमल का फूल था वो भारतीय सैनिक में घूम रहा था। वो सब क्या कह रहे थे कि अंग्रेजों को मार डालो। द masses gave all help and shelter to the patriots. तो वो सारे जो लोग थे वो लोग क्या कर रहे थे कि वो सारे मदद कर रहे थे और जो भी शहीदों थे उनको पनाह दे रहे थे। कौन? तो अपने भारतीय। रिवॉल्ट 1857। अब क्या आया? रिवॉल्ट आया 1857 का। देन देयर वॉज अ वायलेंट आउटब्रेक इन मीरठ। तो मीरठ में फिर हिंसा का प्रकोप जागा था। द सिपाहीज मार्च्ड टू दिल्ली। तो भारतीय सिपाही थी वो लोग क्या कर रहे थे? दिल्ली तक मार्च करके जा रहे थे। लॉन्ग लिव अवर एम्परर बहादुर शाह। ये कह रहे सारे कि अपने बहादुर शाह राजा लंबे जियो। द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर। विद्रोह ही ज़्यादा और ज़्यादा विस्तृत होने लगे थे। Many landlords had lost their lands because of British policies and they were sore. तो अब क्या कह रहे हैं कि बहुत सारे जमींदार थे उन लोगों ने अपनी ज़मीन खो डाली थी। किसकी वजह से? तो अंग्रेजी नीतियों की वजह से। और वो सारे कैसे बन गए थे? सोर यानी पीड़ादायक बन गए थे। द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड। ये कह रहा है कि अंग्रेजों का शासक खत्म होना चाहिए। फिर ये कह रहा है यस वी विल हेल्प यू। हाँ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। अब क्या है? 9th वन और आखिरी, द फाइट फॉर फ्रीडम 1857। तो अब क्या है? तो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई। तो वो कब थी? 1857 में। Many farmers, rulers like Begum Hazrat Mahal of Lucknow were bitter. The white man has taken away my kingdom. तो अब क्या है कि बहुत सारे भूतपूर्व शासक, फॉर्मर रूलर्स यानी भूतपूर्व शासक, जैसे कि बेगम हजरत जो लखनऊ के महल की रानी थी, वो कैसी थी?
तो पीड़ादायक, बीटर यानी पीड़ादायक थी। वो क्या कह रही थी कि अंग्रेजों ने मेरा शासन ले लिया है, मेरा महल ले लिया। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद टोल्ड द पीपल, तो बहुत लोकप्रिय नेता जैसे कि मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद के थे, वो इन सारे प्रजा को क्या कह रहे थे, राइस ब्रदर राइस, द अंग्रेज इज रूइनिंग अवर लैंड। तो वो क्या कह रहा था कि जागो भाइयों जागो, अंग्रेज अपनी धरती को बर्बाद कर रहे हैं। दे जॉइंड द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरेनर्स, तो अब किसने ज्वाइन किया, तो कि बेगम हसरत जो लखनऊ के महल की रानी थी, उसने अपसर्ज यानी इस विद्रोह में जुड़ गई थी वो भी। द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद, तो प्रजा सब जगह उभर रही थी, बरेली, कानपुर, इलाहाबाद सारे जगह बाहर निकल के आ रहे थे। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या तोपे, वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज अवर लीडर इन दिस वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो अजीमुल्ला खान उसने तात्या तोपे को कहा कि हमें पेशवा नाना साहेब चाहिए अपने नेता तरीके इस स्वतंत्रता की लड़ाई में, जंग में। और फिर क्या कह रहे हैं कि द पेट्रियट्स pounced upon the British and fought pitched battles all over North India। तो जो भी शहीदों थे वो लोग क्या कर रहे थे, आक्रमण कर रहे थे अंग्रेज़ों पे, और फिर क्या कर रहे थे, वो सारी बैटल थे वो नॉर्थ इंडिया में छिड़ रहे थे, यानी उत्तरी भारत में छिड़ रहे थे। 80 years old Kuwar Singh of Bihar received a bullet in his wrist. Mother Ganga, this is my last offering to you। तो 80 साल के जो कुंवर सिंह थे बिहार के, उनको उनकी छाती पे गोली लग गई थी, और उसने कहा कि माँ गंगा, ये मेरी तरफ से आपके लिए आखिरी चढ़ावा है। ओके बच्चों, तो पूरा चैप्टर समझ में आ गया। ओके, आप सबको क्या करना है, जो भी न्यू और डिफ़िकल्ट वर्ड्स है डिक्शनरी में से ढूंढने हैं और एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखकर लर्न करने हैं, और स्टोरी को अच्छे से 2-3 बार रिसाइट करनी है ताकि ज़्यादा समझ में आए। ओके, वंदे मातरम।